तो मित्रों आपका स्वागत है डीपीएस एकेडमी में। तो मित्रों जैसा कि आप जानते हैं हम साइंस क्लास 10th की जो कर रहे हैं उसमें से जो दूसरा लेसन चल रहा है कौन सा है। दूसरा लेसन जो है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के बारे में हमने प्रतिबिंब की स्थितियां जो हैं उनको बनने की स्थितियां हमने 3 पढ़ ली थी। टोटल अवतल दर्पण में कितनी बनती हैं? 6 स्थितियां बनती हैं। उन 6 में से 3 को हमने समझा था। उसके बाद में आगे की भी 3 शेष रह गई हैं जिनको हम आज समझेंगे कैसे बनते हैं। उसमें से जो सेंटर पर बनता है प्रतिबिंब वो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। उसके बाद एक आभासी बनता है। मात्र एक ही प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी बनता है, जो कि अवतल दर्पण में होता है। ये बहुत बार परीक्षा में आएगा कि अवतल दर्पण में बताओ जब प्रतिबिंब आभासी बनेगा तो वस्तु को कहाँ पर रखना होगा। तो उसको हम जानते हैं कहाँ पर रखना होगा। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा है जब वस्तु को, इसमें से मित्रों हमने कितना पढ़ा था? 3 को पढ़ लिया था। यहाँ पर क्या होता है? ध्रुव होता है। यहाँ पर क्या होगा? सेंटर होगा। यहाँ पर होता है मुख्य फोकस। जब हम वस्तु को कहाँ रखेंगे? सेंटर पर, तब उसका प्रतिबिंब सेंटर पर ही बनता है। वस्तु के बराबर उल्टा और वास्तविक बनता है। इसके पीछे के हमने 2 और पढ़े थे। एक अनंत वाला पढ़े थे, एक पढ़ लिए थे कहाँ वाला? एक पढ़े थे जब सेंटर और इसके अनंत के बीच में वस्तु को रखा जाएगा तब प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। आज उसके आगे जो शेष रह गए हैं उन 3 को हम पढ़ते हैं, जिसमें से ये वाला मित्रों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि फोकस और ध्रुव के बीच में जब वस्तु को रखा जाएगा तब उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो जानते हैं प्रतिबिंब की स्थितियां कैसे होती हैं। क्वेश्चन इसका आता है जब वस्तु को अवतल दर्पण के सामने, जब वस्तु को अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा जाता है, और फोकस के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो मित्रों ये पूछा जाएगा कि जब हम दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहाँ पर रखते हैं? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, तब उसका प्रतिबिंब जो है वह कहाँ पर बनेगा। तो इसको मित्रों कहाँ पर बनेगा हम देखते हैं। जैसे ये हमारा कोई क्या है? अवतल दर्पण है। अभी तो कोई दर्पण नहीं है। दर्पण इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस पर पॉलिश लगाना पड़ेगा। अब पॉलिश अंदर लगेगी या बाहर? तो अवतल दर्पण जो होता है उसके उठे हुए भाग पर क्या होती है? पॉलिश होती है। यानी इसमें बाहर की तरफ क्या होगा? बाहर की तरफ इस पर क्या लगा होगा? पॉलिश लगी होगी। तब ये क्या बन जाएगा? अवतल दर्पण बनेगा। क्या है दोस्तों? ये अवतल दर्पण है। अब इसके बीच में जो वक्रता केंद्र और ध्रुव को सीधी रेखा मिलाती है उसको हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। पूछा जाए मुख्य अक्ष क्या होता है? तो दर्पण के ध्रुव और मुख्य अक्ष को मिलाने वाली जो रेखा होती है, ये वाली रेखा, इसे हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मुख्य अक्ष। अब मुख्य अक्ष पर ये यहाँ पर है वक्रता केंद्र और यहाँ पर क्या है दोस्तों? यहाँ पर होता है मुख्य फोकस। पूछा गया है जब वस्तु को अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा जाता है, यानी कि वस्तु को हम कहाँ रखेंगे? वस्तु जो रखी जाएगी, जब वस्तु को हम यहाँ पर रखेंगे ऐसे, कहाँ मित्रों? जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखते हैं तब उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। यानी कि मान लो ये मार्कर हमने यहाँ पर रख दिया है, अवतल दर्पण के सामने है। दर्पण में जाहिर सी बात है दर्पण के सामने कोई चीज वस्तु रखेंगे तब उसमें क्या बनता है? प्रतिबिंब बनेगा। और उस प्रतिबिंब की स्थिति हमसे पूछी गई है, ये कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, आभासी बनेगा, उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा या बड़ा बनेगा। तो देखते हैं कैसे बनेगा। अब क्या करेंगे हम, इसके जो वस्तु है, वस्तु के ऊपरी सिरे से एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर डालेंगे। क्या दोस्तों? वस्तु के ऊपरी सिरे से मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण गुजारते हैं। अब आपको पता है जो भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वह दर्पण से टकराने के बाद कहाँ से होकर गुजरती है? मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है। कहाँ से मित्रों निकलेगी ये? तो मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है।
मित्रों ये इससे टकराएगी दर्पण से, तो टकराने के बाद यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई है तो वह उसके मुख्य फोकस से होकर निकलती है, तथा दूसरी किरण जो होती है वह कहाँ से जाती है, तो वह इसके मुख्य जो वक्रता केंद्र जो होता है वक्रता केंद्र से होकर आती है। कहाँ से मित्रों? वक्रता केंद्र से होकर आती है और पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो जहां पर ये दोनों किरणें एक दूसरे को काटेंगी, क्या दोस्तों, जहां पर दोनों किरणें एक दूसरे को काटेंगी वहीं पर इसका क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। ये प्रतिबिंब वस्तु का कहाँ बनेगा? तो मित्रों यह प्रतिबिंब जो इसका बनेगा वह तुम्हारा कहाँ पर बनेगा? ये वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। कहाँ बनेगा दोस्तों? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। यानी कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? तो यहाँ पर वस्तु सीधा रखी थी, सीधे से प्रतिबिंब कैसा है? उल्टा। यह प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा है, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब कैसा बनेगा? इसमें बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा, क्योंकि दर्पण के सामने है। दर्पण के सामने यदि कोई प्रतिबिंब बनता है तो कैसा होता है? वास्तविक होता है। तो बड़ा वास्तविक, बड़ा वास्तविक और उल्टा बन रहा है। कैसा है दोस्तों? तो उल्टा है। कैसा प्रतिबिंब इसमें बनेगा? बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। कब बनेगा? जब वस्तु सेंटर और फोकस के बीच में होगी तब उसका प्रतिबिंब फोकस और किसके बीच में बन रहा है? अनंत के बीच में। यहाँ पर दोस्तों क्या है? अनंत है। तो अनंत और ये क्या है? इधर सेंटर है, सेंटर और अनंत के बीच बनता है। कैसा बनेगा? बड़ा वास्तविक और उल्टा। बनता कहाँ पर है? तो अनंत और सेंटर के बीच बनता है। इसकी स्थिति मालूम हो गई मित्रों, कहाँ पर बन रहा है? अनंत और सेंटर के बीच बन रहा है कैसा? तो वस्तु से काफी बड़ा है, वास्तविक है क्योंकि दर्पण के सामने बन रहा है और उल्टा है। यहाँ पर कैसी सीधी वस्तु रखी है? प्रतिबिंब इसका उल्टा बन रहा है। तो ये मित्रों हमारी स्थिति नंबर कितनी हुई? 4। अभी 2 स्थितियां और बाकी हैं, 2 स्थितियां और हैं, उनको हम देखते हैं। अगला पूछा जाएगा कि जब वस्तु को कहाँ रखा जाए? मुख्य फोकस पर रखा जाता है, तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? जब वस्तु को मुख्य फोकस पर रखा जाए, मुख्य फोकस पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा? कहाँ और कैसा बनेगा? तो मित्रों पूछा जाएगा कि जब वस्तु अवतल दर्पण हो और अवतल दर्पण के सामने यदि किसी वस्तु को उसके मुख्य फोकस पर रखा जाए तब उसका प्रतिबिंब जो है वह कैसा बनेगा? बहुत ही आसान है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, इसको अच्छे से याद रखना। ये हमारा क्या है? कोई अवतल दर्पण है, इस पर हमने क्या लगा दी? एक तरफ क्या हो गई? पालिश। तो जब उठे हुए भाग पर पालिश होगी तो कौन सा दर्पण होगा? अवतल दर्पण होता है। और अवतल दर्पण जो होगा उसके मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं? पोल कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। अब ध्रुव और इसके सेंटर को जो मिलाने वाली रेखा होती है उसे हम क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। और वक्रता केंद्र जो होता है इसको हम C से लिखते हैं। यहाँ पर क्या होता है? मुख्य फोकस होता है। ये वाला दोस्तों क्या है यहाँ पर? तो ये हमारा ध्रुव है। यहाँ पर क्या है? ध्रुव P है, यानी कि पोल होता है। अब हमसे क्वेश्चन किया गया है कि जब वस्तु को कहाँ रखेंगे? इसके मुख्य फोकस पर रखा जाए। यह यहाँ पर फोकस है मित्रों, तो फोकस पर जब हम वस्तु को रखेंगे, वस्तु का मतलब है यहाँ पर यदि किसी वस्तु को रखेंगे, जैसे मान लो हमारा मार्कर रखा है, यहाँ पर क्या रखा? मार्कर रखा हुआ है। अब इसका प्रतिबिंब पूछ रहा है कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा, बड़ा बनेगा या आभासी बनेगा? देखते हैं कैसा बनेगा। अब हम पढ़ चुके हैं कि यदि इसके समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर यदि प्रकाश की किरण को जाती है तो वह दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है। कहाँ से निकलेगी दोस्तों? तो दर्पण से टकराने के बाद वह हमेशा मुख्य फोकस से होकर जाती है। और दूसरी किरण को हमने पढ़ा है, यदि वह वक्रता केंद्र से होकर जाती है, दर्पण इस सेंटर से होकर जाएगी तो वह हमेशा क्या होती है? हमेशा उसी माध्यम में सीधी निकल जाती है। यानी कि ये वाली किरण जो आएगी हमारी,
ये मित्रों कहाँ आएगी, ये ऐसे करके सेंटर से आएगी और जहां पर ये दोनों किरण एक दूसरे को काटेंगी वहीं पर क्या बनेगा, वहीं पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बन रहा है मित्रों, तो वस्तु से काफी बड़ा है, दिख रहा होगा आपको। यहाँ पर वस्तु देखो कितनी छोटी है और उसका प्रतिबिंब यहाँ पर ये बहुत बड़ा बन रहा है। तो प्रतिबिंब इसमें कैसा बनता है, जब वस्तु को फोकस पर रखा जाएगा, पहली बात तो बनेगा कहाँ पर, तो अनंत पर बनता है। कहाँ बनेगा, अनंत पर। जब वस्तु फोकस पर होगी तब प्रतिबिंब कहाँ होगा, अनंत पर। कैसा होगा, तो उल्टा बन रहा है और वस्तु से काफी बड़ा बन रहा है। लिखेंगे इसको, कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब बड़ा, उल्टा, वास्तविक, उल्टा वास्तविक, उल्टा वास्तविक और अनंत के बीच बनता है, और अनंत के बीच, अनंत के बीच, अनंत पर बनता है। कहाँ बनेगा दोस्तों, अनंत पर बनता है और अनंत पर बनता है। कहाँ बनेगा दोस्तों, तो जब वस्तु को हम कहाँ रखेंगे, जब हम वस्तु को फोकस पर रखते हैं, यानी कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर जब हम वस्तु को रखेंगे तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। आप देख रहे हैं इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो अनंत पर बन रहा है। यहाँ पर क्या है, अनंत है। अनंत पर कैसा बन रहा है, उल्टा है और वस्तु से बहुत बड़ा है। और कैसा है, वास्तविक है। वास्तविक क्यों है, क्योंकि दर्पण के सामने बन रहा है। यदि ये कालिख जो पालिश लगी उसके पीछे बनता तो कैसा होगा, आभासी होता है। तो हमने 5 स्थितियां पढ़ ली इसमें। कितने मित्रों, 5 जो है प्रतिबिंब हमने इसमें के पढ़ लिए। अभी एक शेष और रह गया है, क्योंकि अवतल दर्पण में कितनी होती है स्थिति, 6 स्थितियां होती हैं। 6 में से 2 बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं, एक सेंटर वाला पूछा जाता है और एक अब जो बताने जा रहे हैं इसको ध्यान से समझना, क्योंकि आपके एग्जाम में यही आने वाला है। अगला पूछा जाएगा, जब वस्तु को कहाँ रखा जाए, फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता है। जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाए, फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब, अब मित्रों पूछा गया है कि प्रतिबिंब हमको प्राप्त करना है कैसा, जब वस्तु कहाँ हो, फोकस और ध्रुव के बीच में। तब बताना है प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक होगा, आभासी होगा, उल्टा होगा, सीधा होगा, बड़ा होगा, छोटा होगा। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसा बनेगा तो आसानी से बता पाएंगे आप, बस ध्यान से समझिएगा। जैसे हमने कोई क्या बनाया यहाँ पर, वही जो बार बार बना रहे हैं, क्या बना है, अवतल दर्पण है, क्योंकि हम अवतल दर्पण की स्थितियां पढ़ रहे हैं। अवतल दर्पण तो बनाना ही पड़ेगा। तो इसमें से अवतल दर्पण जब बन गया हमारा, तब इसमें क्या बनाएंगे, एक मुख्य अक्ष बनाएंगे। क्या बनाएंगे, मुख्य अक्ष, और एक ध्रुव बनाएंगे। ध्रुव किसे कहते हैं, तो दर्पण के मध्य बिंदु को, दर्पण के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं, ध्रुव या पोल कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों, तो यहाँ पर इसका होता है सेंटर और यहाँ पर क्या होता है, मुख्य फोकस। हमसे सवाल किया गया है कि जब मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु को रखा जाए तब बताइए इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। देखते हैं कैसा बनेगा, आप लोग भी बनाना ऐसे ही। ये यहाँ पर क्या है, वस्तु को रखा गया है। क्या दोस्तों, कहा गया है जहां पर, वहीं पर हमने क्या कर दिया, वस्तु को रख दिया। कहा गया है कि फोकस और उसके ध्रुव के बीच में, फोकस यहाँ पर है, ध्रुव यहाँ पर है, उसके बीच में वस्तु को रखा गया है। अब जो है इसका प्रतिबिंब जो है पूछा गया है कैसा बनेगा, कहाँ पर बनेगा, बनाते हैं। देखिएगा, जैसे ये हमारा फोकस है, फोकस से जो भी किरण से जाती है वो क्या होती है, हमेशा मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है। पढ़े हो ना, जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है। तो यहाँ पर किरण से समांतर वाली जा रही है, समांतर जाने के बाद ये कहाँ से जाएगी, तो समांतर किरण जाने के बाद में ये कहाँ से जाएगी, तो समांतर होने के बाद में जैसे ही दर्पण से टकराएगी, टकराने के बाद ये तुरंत ही क्या होगी, इसके मुख्य फोकस की तरफ बढ़ेगी, यानी कि मुख्य फोकस से होकर ऐसे निकल जाएगी। समझ में आ रहा है मित्रों। अब जो है इसके बाद में
क्योंकि प्रतिबिंब तभी बनेगा जब दो किरणें एक दूसरे को काटेंगी। केवल एक किरण से प्रतिबिंब कभी भी नहीं बनेगा। इसके लिए हमको एक किरण और निकालनी होगी। अब वो किरण कहाँ से जाएगी? वो इसके वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। वक्रता केंद्र हमारा यहाँ पर है। अब ये किरण ऐसे निकलेगी। अब मित्रों बताइए, क्या किरणें कभी एक दूसरे को काटेंगी? कभी नहीं काटें, क्योंकि ये कैसी हैं? समांतर किरणें हैं। समांतर किरणें कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। जब ये नहीं काटेंगी तो हम क्या करेंगे? अब इन किरणों को हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे। आभासी किरणें ऐसे पीछे की ओर, इनको ऐसे बढ़ाएंगे। ये भी किरण क्या करेंगे? ये भी किरण ऐसे पीछे की ओर बढ़ाएंगे। और जहां पर ये दोनों एक दूसरे को किरणें काटेंगे वहीं पर इनका प्रतिबिंब बनेगा। यानी कि इसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो प्रतिबिंब हमारा यहाँ पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। ये वाला इसका प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बन रहा है मित्रों? तो ये वाला आभासी बन रहा है। क्यों आभासी है? क्योंकि दर्पण के पीछे, पालिश की पीछे बन रहा है ना। पालिश के पीछे कोई प्रतिबिंब थोड़ी ना बनेगा। दर्पण अपने सामने करो और तुम्हारा प्रतिबिंब क्या उसके पालिश के पीछे बनेगा? कभी नहीं बनेगा। लेकिन इसमें क्या है? इसको माना गया है, इसको मान लिया गया है ना, पीछे की ओर जबरदस्ती किरणें खींची गई हैं। पालिश के उधर किरण जाएगी नहीं, लेकिन इसको मान लिया गया है कि किरण पीछे की ओर जा रही है। कहाँ जाएगी मित्रों? पीछे की ओर जाएगी, जबरदस्ती खींच करके। तो जबरदस्ती जब कोई चीज जाएगी ना तो उसको मान लिया जाता है कि वास्तव में वो नहीं होता। इसका प्रतिबिंब इसीलिए कैसा बन रहा है? इसीलिए इसका प्रतिबिंब कैसा है? आभासी होता है और सीधा बनता है। बाकी सभी कैसे थे? उल्टे थे। इसका प्रतिबिंब जो बन रहा है यह कैसा है? बड़ा है। कैसा दोस्तों है? बड़ा है, आभासी है। बड़ा आभासी, बड़ा आभासी दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे कहाँ है मित्रों? तो ये बड़ा बन रहा है वस्तु से, आभासी है और दर्पण के पीछे बन रहा है। तो जब कभी पूछा जाए कि दर्पण के पीछे अवतल दर्पण में प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखना होगा, तो आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पण को वस्तु को कहाँ रखना होगा? मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में जब रखेंगे तभी जो होगा आभासी, बड़ा और कैसा? दर्पण के पीछे प्रतिबिंब प्राप्त होगा। और कैसा होता है? सीधा होता है। कैसा होगा? सीधा। बहुत बार परीक्षा में आया है, यही वाला दोस्तों पूछा जाता है बार बार, क्योंकि बाकी सभी इसमें जो बन रहे थे कैसे थे? उल्टे थे। केवल एक ही प्रतिबिंब है जो कैसा बन रहा है? सीधा बन रहा है। सीधा बन रहा है, इसका मतलब कैसा? आभासी है। जितने भी वास्तविक प्रतिबिंब होंगे वो सभी कैसे होते हैं? उल्टा। और जो भी आभासी प्रतिबिंब होगा वो कैसा होता है? सीधा। तो आभासी प्रतिबिंब जो हमारा ये वाला कैसा है? सीधा है। यानी कि इसमें 6 स्थितियां होती हैं। 6 स्थितियों को हमने बहुत ही अच्छी तरीके से समझा। यदि आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आशा करते हैं परीक्षा में आप छोड़कर नहीं आएंगे। और इसको आप साथ में नोट करते रहिएगा और इसका रिवाइज करते रहना। वादा है हमारा, यदि सभी क्लासें लेंगे तो आपके नंबर जितने आप चाहते हैं उससे ज्यादा ही आएंगे। ध्यान से पढ़ते रहना। तो 6 स्थितियां, इनको हम फिर से एक बार रिवाइज करते हैं शॉर्ट तरीके से। जैसे ये हमने क्या बनाया? कोई क्या है? कांच है। अभी दर्पण नहीं है। जब तक इस पर पालिश नहीं लगेगी तब तक कोई भी दर्पण नहीं होगा, क्योंकि दर्पण तभी बनेगा जब उसके एक तरफ क्या हो? पालिश हो। बिना पालिश में चेहरा आपका नहीं दिखेगा। तो इस पर हम क्या करेंगे? इसमें क्या लगाएंगे? पालिश लगाएंगे। पालिश का मतलब इस पर पीछे क्या? काली कलाई लगाई जाएगी। इसे क्या कहते हैं? कलाई या पालिश। जब एक कलाई लग जाएगी तब बहुत बेहतरीन चेहरा तुम्हारा दिखेगा। दिखेगा ना? जब पालिश लगेगी तब तुम्हारा में चेहरा दिखेगा। अब हम इसमें क्या करेंगे? दर्पण के सामने ऐसे वस्तु को रखेंगे। पहले बहुत दूर रखेंगे, जैसे दर्पण तुम्हारा वहां रखा हो और तुम 3 मीटर दूर बैठे हो। कहा जाए चेहरा कैसा बनेगा? छोटा बनेगा ना। तो जितना हम अवतल दर्पण में पास में लाएंगे किसी वस्तु को उतने हमको बड़ा चेहरा दिखता है। समझ में आ रहा है? तो हम वस्तु को पहले कहाँ रखेंगे? पहले हम बहुत दूर रखेंगे। कहाँ रखेंगे? बहुत दूर, यानी कि अनंत पर। जब हम वस्तु को कहाँ रखेंगे? अनंत पर। और इसमें बाकी जो बिंदु हैं उनको भी हम बना लेते हैं। जैसे यहाँ पर क्या होता है? सेंटर होता है। यहाँ पर क्या होता है? फोकस होता है। यहाँ पर क्या होता है? ध्रुव होता है। ये बिंदु तो दोस्तों याद हो गए होंगे ना? आज 3 दिन से बार बार बता रहे हैं। यहाँ पर क्या होता है? पोल होता है। फिर क्या होता है? फोकस होता है। फिर क्या होता है? वक्रता केंद्र। उसके बाद में क्या होता है? अनंत होता है, यानी कि काफी दूर। अब सबसे पहले वस्तु को कहाँ रखेंगे? सबसे पहले वस्तु को रखा जाएगा कहाँ पे? सबसे पहले वस्तु को हम रखेंगे अनंत पर। कहाँ दोस्तों? अनंत पर। तो जब वस्तु अनंत पर होगी तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तब उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। और कैसा बनेगा? छोटा बनता है। कैसा बनेगा? छोटा बनता है, उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। क्यों वास्तविक है? क्योंकि दर्पण के सामने के सभी प्रतिबिंब कैसे होते हैं?
वास्तविक होते हैं। तो अवतल दर्पण में सामने वाला प्रतिबिंब कैसा? वास्तविक। यानी कि एक नंबर हमारा जो है यहाँ पर पहली स्थिति, ये स्थिति नंबर फर्स्ट है। पहली नंबर जो स्थित है उसका प्रतिबिंब ये वाला बना है, कैसा बना है? तो वास्तविक है, उल्टा है और वस्तु से बताइए बड़ा है या छोटा? छोटा बन रहा ना। तो पहली स्थिति जो होगी कैसा? छोटा है। उसके बाद में अब हम वस्तु को दूसरी स्थिति बनाएंगे, यानी कि अब वस्तु को हम थोड़ा और दर्पण की तरफ बढ़ाएंगे। पहले यहाँ पर थी, अब इसको नजदीक ले जाएंगे दर्पण के। अब वस्तु को कहाँ रखेंगे? अब वस्तु को हम रखेंगे यहाँ पर। अब कहाँ पर वस्तु है? यानी कि पहली स्थिति जो एक नंबर है हमारी, एक नंबर में वस्तु को कहाँ रखा गया था? अनंत पर। तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बना था? फोकस पर। अब की बार वस्तु कहाँ पर रखी है? अनंत और ये सेंटर के बीच रखी है। तब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अब इसका प्रतिबिंब देखते हैं कहाँ बनेगा। जब एक कदम हमने इसको इधर बढ़ाया आगे की तरफ, एक एक कदम तो बढ़ा है, अब एक कदम हम क्या करेंगे? ये प्रतिबिंब भी इधर को बढ़ाएंगे। तब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अब इसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो यहाँ पर बनेगा। और कैसा बनेगा? थोड़ा इससे बड़ा, लेकिन है कैसा? छोटा है, भी वस्तु से छोटा ही है। समझ में आ रहा है? वस्तु से कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। और कहाँ पर बन रहा है? फोकस और सेंटर के बीच बन रहा है। कहाँ बन रहा है? फोकस और सेंटर के बीच। सेंटर का मतलब वक्रता केंद्र। तो जब हम वस्तु को कहाँ रखेंगे? जब वस्तु को अनंत और सेंटर के बीच रखते हैं तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? फोकस और सेंटर के बीच। दिख रहा है ना यहाँ पर? कहाँ पर है? फोकस और सेंटर के बीच है। अब यानी कि दो स्थितियां हमने इसमें पढ़ ली। पहला वाला कहाँ बना? जब वस्तु अनंत पर, तब प्रतिबिंब कहाँ है? फोकस पर। और जब वस्तु कहाँ पर है? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ है? फोकस और सेंटर के बीच है। अब वस्तु को हम फिर से थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। अब वस्तु कहाँ जाएगी? अब वस्तु कहाँ जाएगी? यहाँ पर तुम्हारे सेंटर पर। समझ में आ रहा है? जब वस्तु को हम कहाँ रखेंगे? वक्रता केंद्र पर। पूछा जाता है जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तब उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो अब मित्रों इसका प्रतिबिंब जो बनेगा वह प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो वो प्रतिबिंब जो होगा वस्तु के बराबर बनता है। कैसा बनेगा? वस्तु के बराबर बनता है और उल्टा बनता है। कैसा बनना? जितनी बड़ी वस्तु होगी उतना ही बड़ा उसका प्रतिबिंब होगा। यह स्थिति नंबर कितनी है? 3। यहाँ पर नंबर लिख दो कितना? 3, क्योंकि 6 प्रतिबिंब इसमें बनते हैं। 3 को हमने समझ लिया। अब चौथा जो होगा, फिर से एक कदम और इसको हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे। यह प्रतिबिंब जो है ना, इसको अगली बार वस्तु को और आगे बढ़ाओ दर्पण की तरफ। अब वस्तु कहाँ पर आ जाएगी? अब वस्तु हमारी कहाँ आएगी? जहां पर आ जाएगी। समझ में आ रहा है? इसको हमने लिखा नहीं अभी ना ये वाला। जब वस्तु कहाँ रखे हुए? सेंटर पर, तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सेंटर पर बनेगा। पढ़ लियो ना? तीसरी स्थिति। अब नंबर हमको कितना पढ़ना है? नंबर पढ़ना है 4। चौथा प्रतिबिंब जो है कहाँ बनेगा? 4 नंबर ये वाली स्थिति है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो चौथी स्थिति जो होगी, जब वस्तु को हम कहाँ रखे हैं, इसका जगह बताओ कहाँ पर रखी है? सेंटर और फोकस के बीच। कहाँ है? सेंटर और फोकस के बीच। तो जब वस्तु को सेंटर और फोकस के बीच में रखा जाता है तब उसका प्रतिबिंब, पहले यहाँ पर था ना, एक कदम हमने वस्तु को आगे बढ़ाया, एक कदम इसको भी आगे बढ़ाओ। अब प्रतिबिंब इसका कहाँ बनेगा? चौथा वाला प्रतिबिंब जो होगा वो कहाँ बनेगा? सेंटर और अनंत के बीच बन रहा ना। अब इसका प्रतिबिंब जो बनेगा यह सेंटर और अनंत के बीच बनता है। यानी कि 4 प्रतिबिंब इसमें बन गए हैं। अब 5वां बनेगा जब वस्तु को हम कहाँ लाएंगे? जब वस्तु को हम लाएंगे फोकस पर। अब वस्तु कहाँ पर आ गई है? फोकस पर। जब वस्तु फोकस पर होगी तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? एक कदम फिर से हमने इसको आगे बढ़ाया वस्तु को। अब एक कदम जो है प्रतिबिंब को भी इधर बढ़ाओ, तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तब प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा और इससे बड़ा बनेगा। ये नंबर कितना है? 5। 5 स्थितियां होगा। ये भी कितना नंबर है? 5। यानी कि 5वीं जगह पर जब वस्तु रखी गई है दर्पण के बहुत नजदीक, तो अवतल दर्पण में जितना ही नजदीक हम वस्तु को रखेंगे उतना ही उसमें बड़ा प्रतिबिंब बनता है। इसका प्रयोग पूछा जाता है कहाँ किया जाता है? तो जो दाढ़ी बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। पूछा जाता है कि नए लोग जो होते हैं शेविंग करने में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तब इसी का। गाड़ी के जो हेडलाइट होती है, मेन लाइट, उनमें किसका प्रयोग होता है? इसी का। सर्च लाइट जो होती है अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। डॉक्टरों के द्वारा आंख, कान, नाक, इनके जो अंदर के जांच करना होता है तब उसमें कौन सा दर्पण होता है? यही होता है अवतल दर्पण। क्यों होता है? क्योंकि ये वस्तु को बड़ा करके दिखाता है। छोटी वस्तु को क्या कर देता है? बड़ा कर देता है। तो इसमें जितना ही हम वस्तु को नजदीक ले जाएंगे उतना इसमें किस्सा बनता है? बड़ा प्रतिबिंब। आप देख रहे होंगे जब वस्तु बहुत दूर थे तब इसका प्रतिबिंब बहुत छोटा था।
जब वस्तु थोड़ा आगे बढ़ा है तो थोड़ा प्रतिबिंब बड़ा बना, और आगे बढ़ा है तो थोड़ा और बड़ा। जब यहाँ पर पास में ले आए हैं तब इसका प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? बहुत बड़ा बन रहा है। लेकिन सब कैसे हैं? उल्टे हैं या सीधे? सभी प्रतिबिंब इसमें कैसे हैं? उल्टे बन रहे हैं। और सब कैसे हैं? वास्तविक हैं, आभासी? तो सभी कैसे हैं? वास्तविक हैं, क्योंकि दर्पण के सामने हैं। एक स्थिति बची है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वही परीक्षा में ज्यादा आती है। एक तुम्हारा ये वाला आता है सेंटर वाला, एक आता है तुम्हारा ये जो अब बनाने जा रहे हैं ये वाला। ये स्थिति नंबर कितनी है? 6। ये वाला 6 नंबर वाला जो पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है। इसका प्रतिबिंब जो बनता है ये मात्र एक अवतल दर्पण में ऐसा प्रतिबिंब है जो कैसा बनेगा? आभासी बनता है, सीधा बनता है और दर्पण के पीछे बनता है। कैसा बनेगा? ये आभासी होगा, आभासी, आभासी, सीधा, बड़ा, और कहाँ बन रहा है? दर्पण के पीछे। तो यहाँ पर लिखेंगे जब वस्तु कहाँ थी? जब वस्तु थी फोकस पर, तब इसका प्रतिबिंब कहाँ है? अनंत पर। तब कहाँ बन रहा है? अनंत पर बन रहा है। और अब जब वस्तु कहाँ पर होगी? नंबर 6, नंबर 5, नंबर 6 की बार वस्तु कहाँ पर रखी है? फोकस और ध्रुव के बीच। जब वस्तु कहाँ पर होगी? फोकस और पोल के बीच, तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? दर्पण के पीछे, पीछे बन रहा है ना। पूछा जाता है जब वस्तु को दर्पण के पीछे बड़ा आभासी और वास्तविक, आभासी, बड़ा और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करना है, तब वस्तु को कहाँ रखना होगा? तब वस्तु को कहाँ रखेंगे? ध्रुव और फोकस के बीच में रखेंगे। बहुत बार ही आया है, ये वाला एक पूछा था, एक तुम्हारा सी वाला। इन दो को नहीं भूलना है, बाकी चाहे सारे भूल जाना। अब इसके बाद में अवतल दर्पण की 6 स्थितियों को हमने पढ़ लिया है। इसके बाद में अब कुछ चिन्ह परिपाटी होती हैं। चिन्ह परिपाटी का मतलब, जैसे यहाँ पर कोई दर्पण है, दर्पण के सामने किसी वस्तु को रख दिया गया, वस्तु हो या कोई व्यक्ति हो, समझ में आ रहा? झांसाराम खड़े हैं यहाँ पर। अब कहा गया है कि इनकी स्थिति बताओ कहाँ पर है। तो इनकी स्थिति जो होगी दर्पण से, दर्पण से किसी वस्तु या व्यक्ति को हम किससे कहते हैं? उस व्यक्ति की दूरी को हम यू से लिखते हैं। किससे लिखेंगे? दर्पण से वस्तु की दूरी कहाँ से लिखी जाती है? यू से। तो ये जो यहाँ पर खड़े हुए हैं, इनकी दूरी कहाँ से लिखी है? यू से। अब इनका प्रतिबिंब जो बनेगा, कहीं पर भी बने, इनका प्रतिबिंब जो है कहीं पर भी बने, तो इसका प्रतिबिंब जो बनता है वो कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। और प्रतिबिंब की स्थिति को हम कहाँ से लिखते हैं? वी से लिखेंगे। वी क्या होती है? प्रतिबिंब की दूरी, और यू क्या होता है? वस्तु की दूरी। अब इसके अलावा जो फोकस दूरी हमारी होती है उसको हम लिखते हैं एफ से। अब दर्पण का एक फार्मूला होता है तुम्हारा, फार्मूला दर्पण का सूत्र, दर्पण सूत्र होता है कि दर्पण सूत्र 1/f बराबर, दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस का 1/u। ये दोस्तों होता है दर्पण का सूत्र। इसमें u v क्या है? f होता है फोकस दूरी, दर्पण से कितनी दूर पर मुख्य फोकस है, u होता है प्रतिबिंब की दूरी, और u होता है, v होता है प्रतिबिंब दूरी, u क्या होता है? वस्तु की दूरी। u क्या होता है? वस्तु की दूरी होती है। अब ये दूरियां जो होती हैं ये कब माइनस के लिए जाएंगे, कब प्लस के लिए जाएंगे, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे ये हमारा कोई मान लो दर्पण है, क्या है? कोई, ये कोई दर्पण है। अब नीचे इसमें ये क्या है? मुख्य अक्ष है। अब यदि कोई भी दूरी हम दर्पण से, सारी दूरियां याद रखना, जितनी भी दूरियां होती हैं सभी दर्पण से नापी जाती हैं। जैसे यहाँ पर कोई वस्तु रखी है, मान लो कोई एक वस्तु है, इसकी दूरी यहाँ से कितना है? 20 सेंटीमीटर मान लो। कितनी है? 20 सेंटीमीटर दूर। अब ये दूरी जो होगी हमेशा इधर से नापोगे, कितना दूर पड़ रही है? इधर से नहीं नापना उधर को, इधर दर्पण से सारी दूरियां इधर को नापी जाएंगी, और जो दूरियां इधर से इधर को मापी जाएंगी वो सभी कहा कि होंगी माइनस की। यानी कि जब हम कहाँ जाएंगे? इधर को जाएंगे। जब हम इधर को जाएंगे तो दूरी कहा की होगी? माइनस की। समझ में आया? जब हम दर्पण से इधर को आएंगे दूरी कहा की ले जाएगी? माइनस की। और जब दर्पण से इधर को जाएंगे दूरी कहा की होगी? प्लस की होगी। बस इतना याद रखना। जब दर्पण से हम इधर साइड में आएंगे बाएं साइड में, तब दूरी कहा की होगी? माइनस की। और जब दाएं साइड में जाएंगे तो हमेशा दूरी कहा की होगी? प्लस की होती है। और ये वाली मुख्य अक्ष है,
जब कभी ऊपर और नीचे को दूरी मापी जाएगी तो मुख्य अक्ष से मापी जाती है। जैसे ऊपर को हमको मापना, जैसे कोई वस्तु यहाँ पर रखी है, ये कोई वस्तु रखी है, मान लिया जाए ये वाली वस्तु जो है कितनी 2 सेंटीमीटर क्या है ऊंची है। अब सेंटीमीटर 2 जो मापना है वो हम यहाँ से नापेंगे मुख्य अक्ष से। तो जो दूरियां ऊपर नीचे को मापी जाती हैं वो मुख्य अक्ष से मापी जाती हैं। जो दूरी ऊपर को मापोगे वह काहे की होगी, प्लस की। ऊपर को जाओगे तो प्लस की, मुख्य अक्ष के नीचे जाओगे तो काहे की होगी, माइनस की। समझ में आया। जैसे कोई प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है इसे, तो जो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा और हमको इसको मापना है तो ये दूरी काहे की होगी, माइनस की होगी, क्योंकि इसको हम नीचे को माप रहे हैं। तो जो दूरियां नीचे को मापी जाती हैं वो माइनस की होती हैं और जिनको हम ऊपर को मापते हैं वो कैसी होती हैं, प्लस की होती हैं। इतना समझ में आया। अब जैसे दर्पण के सामने, जैसे एक सवाल है, जैसे कहा जाए कि एक 15 सेंटीमीटर दूर एक वस्तु दर्पण के सामने रखी है। दर्पण तुम्हारा अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। अब वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी काहे से लिखते हैं, यू से। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी, v होती है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी, v होती है। फोकस दूरी को कहाँ से लिखते हैं तो सबको ही पता होगा। फोकस दूरी बराबर कितना होता है, f होता है। फोकस दूरी कितना होता है, f होता है। अब एक चीज याद रखना, यदि तुम्हारा अवतल दर्पण हो, क्या हो, अवतल दर्पण हो, अवतल दर्पण हो या अवतल लेंस हो। लेंस वाला चैप्टर मित्रों आगे पढ़ेंगे। अवतल दर्पण हो या अवतल लेंस हो, इसमें जो फोकस दूरी होती है वह हमेशा काहे की होती है, माइनस की होती है। काहे की, माइनस की। यदि उत्तल दर्पण हो, क्या हो, उत्तल दर्पण हो या तुम्हारा उत्तल लेंस हो, उत्तल लेंस हो, इसमें जो फोकस होती है वह हमेशा काहे की होती है, प्लस की होती है। याद रखना, जिसमें ओ लगा है वो कौन सी होगी, प्लस, आ वाले कौन सा होगा, माइनस। तो उत्तल दर्पण हो या उत्तल लेंस हो, फोकस हमेशा काहे की होगी, प्लस की होती है। और अवतल दर्पण हो या अवतल लेंस, फोकस काहे की होगी, माइनस की होती है। और वस्तु जो होती है हमेशा ही काहे की होती है, माइनस की होती है। वस्तु हमेशा, वस्तु हमेशा चाहे लेंस हो, चाहे लेंस हो या दर्पण, या दर्पण, वस्तु हमेशा काहे की होती, माइनस की होती है। यू हमेशा कहेगा माइनस का। माइनस क्यों होता है, क्योंकि वस्तु हमेशा दर्पण के सामने ही रखी जाती है। जो चीज सामने होती है वो हमेशा काहे की होती है, माइनस की होती है। तो मित्रों आज का हमारा सेशन यहीं तक रहेगा। इसके आगे बेहतरीन सी क्लास हम कल करेंगे, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, रेखीय आवर्धन पढ़ेंगे। इसके अलावा और भी दर्पण सूत्र, इसके न्यूमेरिकल्स बहुत ही अच्छी तरीके से आपको बताए जाएंगे। तो मित्रों हमारे चैनल के साथ DPS अकेडमी, इसके साथ में बने रहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलने वाली हैं बहुत सारी क्लासें, चाहे गणित हो, केमिस्ट्री हो और फिजिक्स, तो इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, दोनों तरह की आपको राम जी सर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। तो आप जरूर हमारे चैनल से जुड़िए और इसको सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करके जरूर बताइएगा आज की क्लास कैसी रही। सभी को जय हिंद, जय भारत।